नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्याज रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया था, जो फर्स्ट पार्ट था। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट है ये, इसमें हम मौर्याज रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, let us discuss what the important points which we discussed in very much brief in the last video. In the last video, I told you people that there is similarity between Mahatma Gandhi and Kautilya somewhere. दोनों ही महात्मा गांधी और कौटिल्य किंग को एज ए ट्रस्टी मानते हैं कि एज ए ट्रस्टी का मतलब है कि किंग के पास जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, जो लैंड है, वो दैट ऑल बिलोंग टू द गॉड। और किंग को वो इसलिए मिली है लैंड और प्रॉपर्टी कि जिससे किंग अपने लोगों का वेलफेयर कर सके। तो दैट इज वाई गांधी ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द गवर्नमेंट, दे आर जस्ट ए ट्रस्टी। और कौटिल्य का भी ये मानना था कि किंग के पास जो प्रॉपर्टी है वो लोगों के वेलफेयर के लिए है। एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था। दूसरे पॉइंट में मैंने आपसे बताया था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉज द फर्स्ट अथॉरिटेटिव टैक्स, एक प्रमाणिक ग्रंथ है फाइनेंस के ऊपर। आज भी हम उसे इंडियन गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते हैं। थर्ड में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर देयर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. After that, I told you people that Kautilya's revenue collection was based on scientific parameters. साइंटिफिक पैरामीटर्स का मतलब यहाँ पर है कि लैंड जो है, जो लैंड की क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्रोडक्शन होगी। और उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम फर्टाइल है तो कम प्रोडक्शन होगा। तो उसकी प्रोडक्शन के बेस पर उसी रेशो के अकॉर्डिंग हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि पीपल सेटिस्फाई रहें। ये कौटिल्य का मानना था। इसके साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय मौर्याज टू गेट मोर रिवेन्यू। तो ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने के मौर्याज ने कौन कौन से तरीके फॉलो किए थे, कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए थे। तो जैसे कि लैंड टैक्स वाज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मौर्याज को लैंड टैक्स से मिल रहा था, जिसको वो भाग कर बोलते थे। दैट वाज द 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो इसका मतलब था कि एग्रीकल्चर से उनको सबसे ज़्यादा टैक्स मिल रहा था। तो एग्रीकल्चर को ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया, बढ़ाने की कोशिश की। और एग्रीकल्चर होगा लैंड से, तो इसलिए उन्होंने लैंड को डोनेट नहीं किया। जैसा कि बाद के रूलर्स में हम लोग देखते हैं, गुप्ता रूलर्स ने लैंड को डोनेट किया था, बट मौर्याज ने लैंड को डोनेट नहीं किया। और द होल लैंड बिलोंग टू द स्टेट, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना था, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कैसे लेंगे, एग्रीकल्चर से। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को भी फोकस किया कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम की उन्होंने ज़्यादा फोकस किया एज कम्पेयर टू द संन्यास आश्रम। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ही ज़्यादा वो लोग एग्रीकल्चर में वर्क करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू आएगा भाग कर। दैट वॉज द 1/4 और 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और जितना ज़्यादा रिवेन्यू आएगा उतना ही ज़्यादा स्टेट का वेलफेयर हो पाएगा। तो इसलिए ये सब स्टेप्स कौटिल्य ने लिए। उसके साथ साथ कौटिल्य का ये भी मानना था कि पॉवर्टी मस्ट बी एलिमिनेटेड, गरीबी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अंडर द पॉवर्टी द पीपल आर फोर्स टू फॉलो द करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही हमें इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर गरीबी ना रहे और पीपल ऑनेस्ट रहेंगे तो प्रॉपरली टैक्स भी वो देंगे। तो ये सब हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू। जो मौर्यस के पास कहाँ से कौन कौन से सोर्स थे जहाँ से वो लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिवेन्यू से उन्होंने मौर्य स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बना दिया। जितना भी रिवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, देयर सोल एम वाज द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड दे वुड स्पेंड द होल रिवेन्यू ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू बाय द मौर्याज। तो फर्स्ट, जो इनकम्स उनकी माइंस से होती थी, MINES, माइंस मतलब खदानों से जो इनकम होती थी, दैट वाज नोन एज खानी। बिसाइड्स दिस द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, बागबानी और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती थी, रेवेन्यू मिलता था, दैट वाज नोन एज सेतु। उसके साथ साथ फॉरेस्ट और वुड प्रोडक्ट से भी उन्हें रेवेन्यू मिलता था। एंड रेवेन्यू फ्रॉम एनिमल वॉज कॉल्ड ब्रज। देन रिवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड वाटर वेज, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट से जो रिवेन्यू मिलता था, दैट वाज नोन एज वाणिक। Besides this, टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड इमरजेंसी। तो क्राइसिस और इमरजेंसी के टाइम में भी मौर्याज ने टैक्स कलेक्ट किया है, जिससे कि पीपल को वेलफेयर किया जा सके। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि वाई ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड द इमरजेंसी ऑल्सो। तो पीपल को कहीं ना कहीं एनकरेज किया गया कि वो
अपनी इनकम का कुछ पोर्शन बचा कर भी रखें क्राइसिस और इमरजेंसी के लिए, और उस टाइम में भी वो जो अगर टैक्स ले रहे हैं तो उसका सर्टेन टाइम सर्टेन फोल्ड्स मोर ज़्यादा उसको वो वेलफेयर पे खर्च करते थे लोगों के लिए, एंड दैट टैक्स वॉज कॉल्ड द प्रणय टैक्स. Besides this, there was a tax as the forced labor also. तो forced labor जो टैक्स होता था that was known as विष्टि. तो फोर्स टैक्स का मतलब क्या है कि अब अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई पेनल्टी लगी है या फाइन लगा है, उन्होंने कुछ लॉ को ब्रेक किया है और उनके ऊपर पेनल्टी और फाइन आया है, अब उस पेनल्टी एंड दे वर नॉट इन द पोजीशन टू पे दैट पेनल्टी एंड फाइन, तो उनसे कुछ फिजिकल वर्क करवाया जाता था जो स्टेट के फेवर में होगा, एंड दैट वाज नोन एज द फोर्स्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी एंड इन द फॉर्म ऑफ फाइन इफ द पीपल वर नॉट पेड, वर नॉट इन द पोजीशन टू पे द पेनल्टी एंड फाइन. तो दैट्स वाई दे वर फोर्स्ड फॉर द फोर्स्ड लेबर, एंड दैट वाज नोन एज द विष्टि. बिसाइड्स दिस, किंग को प्रेजेंट्स भी दिए जाते थे, प्रेजेंट्स गिवन टू द किंग बाय द पीपल, दैट वाज नोन एज द उत्सांस. रिलीजियस टैक्स होता था, दैट वाज नोन एज बाली. देन टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ लैंड मेजरमेंट, जब लैंड का मेजरमेंट किया जाता था उस समय जो टैक्स लेते थे दैट वाज नोन एज रज्जू. देन पास्चर लैंड टैक्स वाज आल्सो देयर, दैट वाज नोन एज द विवित. आफ्टर दैट फाइन फॉर एनिमल ग्रेजिंग ऑन स्टेट लैंड, तो स्टेट लैंड अलग है और ग्रेजिंग ग्राउंड्स अलग होते थे. तो ग्रेजिंग ग्राउंड में अगर वो उनके जानवर ग्रेजिंग करेंगे, वहाँ से अगर में घास को खाएंगे पास्चर लैंड में, तो वो तो एक टैक्स था विविट. और अगर उसके अलावा वो स्टेट लैंड पर जाकर भी एनिमल ग्रेजिंग अगर होती है दैट वाज नोन एज परनिक, दैट वाज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्स. एक्सपोर्ट टैक्स वाज नोन एज शुल्क. Besides this, there was a tax on crossing borders also, that was known as vartani. तो vartani भी टैक्स था. तो these were the important sources from where the Mauryans used to collect taxes. Besides this, there were certain industries also that were controlled by the state. अब जैसे लिकर इंडस्ट्री थी, मद्यपान जिसे बोलते हैं, या इंटॉक्सिकेंट इंडस्ट्री, वहाँ से जो रेवेन्यू प्राप्त होता था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. बिसाइड दिस, सॉल्ट इंडस्ट्री से भी उन्हें रेवेन्यू मिलता था. देन माइनिंग इंडस्ट्री, वेपन्स और ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री. शिपिंग इंडस्ट्रीज में था कि ट्रेडर्स जो थे, द ट्रेडर्स वुड टेक दीज शिप्स एंड बोट्स, तो शिप्स और बोट्स बनाई जाती थी शिपिंग इंडस्ट्री में. और जो ट्रेडर्स जो इसमें ट्रेड करते थे, inland trade and outside the country also, they used to take these boats and ships on rent from the state, और रेंट की फॉर्म में वो रेवेन्यू देते थे. आफ्टर दैट, आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू, द ट्रेडर्स क्या करते थे, वो इन शिप्स और बोट्स से ट्रेड करते थे विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, और वहाँ से उनकी इनकम भी होती थी, तो उस इनकम के ऊपर भी फिर वो टैक्स देते थे. तो दीज वर द डिफरेंट सोर्सेज बाय विच द मौर्यंस वुड कलेक्ट टैक्स, एंड देन they spent this tax on the welfare of the people. Besides this, other sources were also there, just like that, tax on the goods sold in the form of measurement. अगर जैसे कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो उस कपड़े को बिजनेस में क्या होगा, उसको जब दिया जाएगा तो मेजरमेंट किया जाएगा, कितने मीटर है वो या क्या उसकी यूनिट है, तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से जो टैक्स मिलता था वो होता था 6.25%. उसके बाद टैक्स ऑन गुड्स सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग. अब अगर गुड्स को हम काउंट करके दे रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से उसकी काउंटिंग करके के गुड्स को दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स होता था दैट वाज 9.28%. बिसाइड्स दिस, टैक्स ऑन गुड्स सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेट, अगर उसको वेट की फॉर्म में में उसको ट्रेड किया जा रहा है, कितने केजी है, तो उसके ऊपर 5% टैक्स होता था. बिसाइड्स दिस, ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टिंग आइटम्स was called प्रवेश्या, एंड ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट आइटम वॉज कॉल्ड निष्काम्या. तो दीज वर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम वेयर द मौर्याज वुड कलेक्ट रेवेन्यू. बिसाइड्स दिस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन वेलफेयर वर्क्स. अब कौन कौन से वो वेलफेयर वर्क करते थे, जैसे डिगिंग ऑफ द वेल्स होता था, प्लांटिंग ऑफ शेडी ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेज वगैरह को भी वो लोग बनाते थे जिसमें कि लोगों का वेलफेयर हो सके. एंड द चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वर नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट फॉर द एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑल्सो. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द मौर्यन स्टेट वॉज अ वेलफेयर स्टेट. वो लोगों का पूरा ध्यान रखते थे. देयर सोल मोटिव वॉज
to satisfy their people in each and every field, and for that they needed revenue, and that's why they used to collect revenue from different sources. And after getting the revenue, definitely they wholeheartedly they spent that revenue on the welfare of the people also, and that's why Mauryan state is known as welfare state. And we can say that revenue played a very much important role in making Mauryan state a welfare state. Okay student, thanks.